किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2022। आज हम जो बात करेंगे वो गेहूं की फसल के ऊपर बातचीत करेंगे कि गेहूं की फसल हम कैसे लगाएं, कैसे हम बीज उपचारित करें, कैसे मिट्टी को हम तैयार करें और किस तरह से बीज उपचारित हम करें, किन किन बातों का उसमें हम ध्यान रखें। इस विषय पर किसान साथियों हम आज बातचीत करेंगे, क्योंकि गेहूं की फसल की बुआई का सही समय, उपयुक्त समय 10 नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा और 10 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मुख्य रूप से गेहूं की फसल लगाई जाती है। काफ़ी जगह इससे भी ज़्यादा लेट करते हैं। तो एक तो सबसे पहले मिट्टी को कैसे हम तैयार करें। अब अगर आपके पास कंपोस्टिंग खाद है तो कंपोस्टिंग खाद अब आप उसको डाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में एक तो जो भी कंपोस्टिंग खाद आपने जो तैयार कर रखी है, अगर वो खेत में डालने का काम करेंगे तो उसके अंदर जो भी एंजाइम है, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो आपको सुरक्षित मिलेगा। दूसरा, अगर आपने कोई भी क्रॉप्स उसके अंदर लगा रखी है, जैसे हम धान की बात करें या कॉटन की हम बात करें, जहाँ तक हो सके किसान साथियों, अगर बारीक छलनी करके, बारीक छाननी करके, बारीक उसको काट के अगर वो खेत में आप मिलाते हैं तो अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर ऐसी प्रक्रिया आप नहीं कर सकते हैं तो आप उस चीज़ को बाहर निकाल लीजिए खेत से और किसी खेत के किसी कॉर्नर में उसको आप डाल दीजिए और उसको बारीक कटवाने के बाद उससे कंपोस्टिंग खाद आप तैयार कीजिए, या जो गोबर की कंपोस्टिंग खाद आप तैयार करते हैं उसमें उसको मिला सकते हैं, या उस मटेरियल को बाहर निकालिए और उसको बारीक काटिए और काटने के बाद उसको उसमें एक उचित नमी 60 से 70% उचित नमी बना के, मान लीजिए आपका जो वो फसल का मटेरियल जो है वो 1 टन के आसपास है या 1.5 टन के आसपास है, तो 400 से 500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन आप बनाइए और उसको पूरा नहला दीजिए। ये प्रक्रिया महीने में 3 बार आप कीजिए या 4 बार आप कीजिए और वो एक बेहतरीन खाद, गल सड़ के एक बेहतरीन खाद आपको मिल जाएगी। वो जब गेहूँ की आप पहली सिंचाई करते हैं उस समय उसको डालने का काम आप कीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, उसके अंदर फास्फोरस भी होता है, उसके अंदर पोटास भी होता है, सल्फर भी होता है, यानी काफ़ी न्यूट्रिएंट उसके अंदर साथियों पाए जाते हैं। ये सबसे पहले एक बार आप अवश्य ध्यान कर लें, क्योंकि काफ़ी किसान साथी जो है इस समय एक सबसे बड़ी गलती करेंगे। गलती वो ये करेंगे कि उसको खेत में मिला देंगे, मटेरियल को खेत के अंदर मिला देंगे और उसमें गेहूं की बुआई आप करवा देंगे। लेकिन कंडीशन क्या पैदा होती है, वो मटेरियल जितना भी है, वो जो भी मटेरियल आपने खेत में दबाया, फसल के अवशेष दबाए, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन अगर आपने नहीं चलाया तो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी जगह तो हमने ऐसा भी देखा, गेहूं की कटाई जब तक होती है, लास्ट टाइम जो कटाई होती है, तब तक भी वो डंठल खेत में आपको प्रजेंट मिलते हैं। तो ऐसी गलती आप कतई ना करें। अगर उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हो आप, तो उनको मिट्टी में ना मिलाएं, क्योंकि समय कम है। अगर समय आपके पास ज़्यादा है, गेहूं की बुआई दिसंबर लास्ट में अगर आप करवाना चाहते हैं तो अभी वो सही उपयुक्त समय है। इस समय आप उस डंठल को, उस फसल के अवशेष को खेत में मिला के पूरा 100% वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन 1000-1500 लीटर, 2000 लीटर प्रति 1 एकड़ के हिसाब से आप डलवाने का काम आप कीजिए। उससे क्या होगा, जब तक आप गेहूं की सिंचाई करेंगे, नहीं सॉरी, गेहूं की बुआई आप करने का समय आएगा, उस समय तक वो एक खाद का रूप धारण कर लेगा। एक तरीका ये आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, उसको खेत से बाहर निकालिए, किसी कॉर्नर पर आप इकट्ठा कीजिए, वहाँ पर उसको डिकम्पोज कीजिए। जब पहली सिंचाई आप गेहूं में करें, उस सिंचाई से पहले उसको खेत में डालने का काम साथियों आप कीजिए। अब यहाँ जैविक खेती करने वाले भी साथी हैं और रासायनिक खेती करने वाले भी साथी हैं, और तीसरे वो साथी भी हैं जैविक भी करते हैं, रासायनिक भी डालते हैं, यानी आधी मात्रा रासायनिक की डालते हैं, आधी मात्रा जैविक की डालते हैं। ऐसा भी काफ़ी किसान साथी हमारे बीच में जो कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी मिट्टी बहुत ही ख़राब है और वो एक साथ जैविक में नहीं आ सकते, इसलिए उनको रसायन को कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है। ये काफ़ी किसान साथी हमारे बीच में हैं जो कर रहे हैं। तो मैं उन साथियों से एक ही निवेदन करूँगा, चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करते हो, चाहे आधी जैविक करते हो, चाहे आधी रासायनिक करते हो, चाहे पूर्ण जैविक करते हो, आपके पास 2 उत्पाद का होना अति आवश्यक है। पहला, तरल वेस्ट डिकम्पोजर आप अवश्य मंगवा लीजिए। अगर आपने नहीं मंगवाया हो तो तरल वेस्ट डिकम्पोजर अवश्य ले लीजिए। दूसरा, अनहेंसर को भी आप अवश्य मंगवा लीजिए, क्योंकि उसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी गेहूं की क्रॉप्स में। तो
वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि गेहूं को न्यूट्रिएंट जो है वो धान की तरह पूरा न्यूट्रिएंट गेहूं को चाहिए, इसलिए उसकी आवश्यकता आपको होगी। और उसकी आवश्यकता कहाँ होगी? जब आप बीज उपचारित करेंगे और जब पहली या दूसरी सिंचाई में जो आप पानी के साथ या पानी विदाउट पानी फोलियर स्प्रे में आप किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का या वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन का छिड़काव करेंगे, अगर उस समय एनहेंसर का घोल उसमें साथ में मिला देंगे तो जो बेनिफिट आपको 1% मिलना चाहिए वो बढ़कर 10% हो जाएगा। यानी 10 गुना बेनिफिट आप एनहेंसर की वजह से आप ले पाएंगे। और जो केमिकल आप यूज़ करते हैं उसको ना ही करें, तो मैं तो आपको यही राय दूंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गेहूं एक ऐसा अनाज है जो सबके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ साथी जो है वो तरह तरह की वैरायटियों का चयन करते हैं। एक तो हम तो जैविक खेती जो भी फार्मिंग करते हैं, जो भी किसान करते हैं, वो मुख्य रूप से देसी वैरायटियाँ लगाते हैं जो उस लोकल एरिया की है। जैसे हमारे एरिया में हम मुख्य रूप से काला गेहूँ लगाते हैं। दूसरा जो हमारी बुआई करवाते 306 गेहूँ सरबती 306 लगाते हैं। फिर हम 47 की बुआई भी करवाते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ अगर बात करें बंसी गेहूं भी लगाने का काम करते हैं, कुछ सोना मोती भी लगाने का काम कर रहे हैं, कुछ फार्मर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी किसान मुख्य रूप से जो हम जैविक करते हैं वो काला गेहूं, मैं तो मुख्य रूप से काला और सरबती 306 गेहूं का उत्पादन लेता हूं, और वही हमारे लिए लाभकारी भी है। और उसके लिए लोग इंतज़ार भी करते रहते हैं कि कब गेहूँ निकले, कब हम गेहूँ उनसे प्राप्त करें। तो आप वैरायटी का चयन जो है वो अपने एरिया के हिसाब से कीजिए तो अच्छा रहेगा, या उस वैरायटी को आपने पहले लगाया हो वही वैरायटी आप लगाइए, क्योंकि उस वैरायटी के बारे में आपको नॉलेज हो चुकी है। कितना उसका उत्पादन आएगा, क्या उसमें आपको डालना पड़ेगा, क्या कीटनाशक यूज करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल आपको साथियों पता होती है। तो उसके अनुसार अगर आप करेंगे तो एक तो आपका उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा, दूसरा जो लागत है वो भी आपकी ना के बराबर रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें आप अवश्य ले लीजिए, और उन दोनों चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता आप किसान साथियों को पड़ने वाली है। अब यहाँ हम बात करेंगे, सारी चीज़ें तैयार कर ली हमने, यानी लास्ट जो जोताई है वो भी हमने कर दी। अब हमें मान लीजिए कल गेहूं लगाना है, तो गेहूं लगाने से पहले एक चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपके पास जो वेस्ट डिकम्पोजर है, वेस्ट डिकम्पोजर 100%, मान लीजिए आपको 1 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए आप 500 लीटर का घोल बना लीजिए। गेहूं लगाने से एक दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, गेहूं लगाने से एक दिन पहले की बात कर रहा हूं। आप 500 लीटर का घोल प्रति 1 एकड़ के लिए बना लीजिए, या 200 लीटर बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो 200 लीटर अगर आप बनाते हैं तो 200 लीटर के अंदर 15 से 20 लीटर आप पत्थरों का घोल, 15 से 20 लीटर आप बकरी के मैन्योर का घोल, और कम से कम 1 या 1.5 लीटर एंजाइम का बना रखा हो तो वो आप डाल सकते हैं, या 15 से 20 लीटर आपने दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट बना रखा हो तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और गेहूं लगाने से 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले उसको पूरे खेत में फोलियर स्प्रे 100% आप करवा दीजिए। उसके बाद आप उसमें गेहूं की बुआई करवाइए। गेहूं की बुआई जब आप करवाएंगे ये सारी चीज़ें डालने के बाद, तो आपको बेनिफिट क्या होगा? एक तो गेहूं का उपचारित हम करेंगे वेस्ट डिकम्पोजर एनहेंसर से, और उसके पहले हमने ऑलरेडी भूमि उपचार कर लिया, किससे? वेस्ट डिकम्पोजर से। तो उसमें बेनिफिट आपको ये होगा, एक तो आपका जो अंकुरण होगा वो 100% होगा, ये डेफिनेट है, तय मान के चलना। आप कोई भी दाना आपका निकलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ये बिल्कुल 100% आप इसको मान के चलिए। और जो बीज आप लगाते हैं उस बीज को आप 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले एक उसका चेकअप अवश्य कर लीजिए। कुछ दाने आप लीजिए, जैसे 100 ही दाने आप ले सकते हैं। 100 दाने आप लेके किसी बोरी में या किसी सूती कपड़े में उसको पूरा गीला करके और उन दानों को उसमें लगा दीजिए, और 72 घंटे बुआई से 72 या 48 घंटे पहले आप उसको चेक कर सकते हैं उसमें कितने अनाज जो है वो अंकुरित हुआ है। उससे ये अनुमान लग जाएगा आपको कि कितना % अंकुरण हमारा बीज का होना है, और वो बीज अच्छा है या नहीं है, बाद में इस चीज़ की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये भी आप फॉर ए ट्रायल के तौर पर आप अपने घर में इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, एक बीज की बचत होगी। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी किसान साथी जैविक खेती करते हों चाहे रासायनिक खेती करते हों, बीज की मात्रा ज़्यादा ना डालें। हमारे यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो 35 से 40 kg प्रति एकड़ हम गेहूँ डालने का काम करते हैं, क्योंकि गेहूँ हो या सरसों हो या चना हो या कोई भी आपकी फसल क्यों ना हो, उसके अंदर अगर कुछ स्पेस होगा तो उसमें पौधे का फैलाव भी अच्छा आएगा और उसमें उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जिस पौधे में स्पेस होगा उसमें ज़्यादा
जिसे हम बोलते हैं कलमें निकलेंगी या ज़्यादा ट्रेलिंग होगी, उसमें फुटाव ज़्यादा होगा। कहने की बात ये, जैसे हम गन्ने का आपने फॉर एग्जांपल देखा हो, काफ़ी गैप होता है उसमें, या हम नेपियर घास लगाते हैं उसमें काफ़ी गैप करते हैं। देखिए उसमें कितना ट्रेलिंग होता है, कितना यानी उसमें फुटाव होता है। तो जितना स्पेस आप रखेंगे ज़्यादा भी ना रखें तो कम भी ना रखें, स्पेस रखेंगे, हवा का आदान प्रदान उसमें अच्छा रहेगा। एक उसमें हमें जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, चाहे वो जैविक फर्टिलाइज़र डालिए, चाहे आप रासायनिक फर्टिलाइज़र डालिए, उसको कम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पौधा जो है ज़्यादा गहरी अगर फसल होगी, उसमें दूरियां कम होंगी, तो उसको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी और आपको सिंचाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये भी आप इस बात को तय मान लेना, जितना गहरा अनाज आपका होगा उसमें दोनों चीज़ें कंपलसरी आपके लिए हो जाती हैं। तो जहाँ तक हो सके इन चीज़ों का आप किसान साथियों ध्यान रखें। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, हम एक शुरुआती समय में ही उससे उन विषयों पर बातचीत कर पाए, क्योंकि 10 मिनट से ऊपर का वीडियो चला गया है। अगला हम जो पार्ट बनाएंगे गेहूं का, उसमें गेहूं का बीज उपचारित हम कैसे करें और गेहूं की बुआई हम कैसे करवाएं और उसकी पहली या दूसरी तीसरी सिंचाई में हम किन किन माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करें, इस विषय पर साथियों आपसे विस्तार से हम जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए हम आपसे आगे चाहते हैं। और जिन किसान साथियों के इस वीडियो से संबंधित या तरल OWDC की या एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड या एनहेंसर या आई ड्रॉप या फीस अमृत की अगर आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। और साथियों दूसरी ज़रूरी सूचना मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि जिन साथियों को ग्रुप की इंतज़ार था, जो बार बार कह रहे थे सर समूह होना चाहिए, व्हाट्सएप समूह हमने ऑलरेडी बना दिया है। उसका लिंक हमने पीछे वीडियो में भी शेयर किया था। और आज हमने टेलीग्राम के ऊपर भी समूह बना दिया है, यानी टेलीग्राम के ऊपर भी हमने समूह बना दिया है। उस टेलीग्राम के समूह का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे अंकित कर दूंगा। और मैं फिर आपको बता देता हूं, जो भी आप पोस्टें उसके अंदर डालते हैं, एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी पोस्ट उसमें ना डालें। अगर आप डालते हैं तो हम देखिए आपका कर तो कुछ नहीं सकते हैं, हम आपको ग्रुप से बाहर कर देंगे। इतना ही हम आपके लिए कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।